हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द साइकोएनालिटिक सोशल थ्योरी गिवन बाय कैरन हॉर्नी। फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी अबाउट कैरन हॉर्नी साइकोएनालिटिक थ्योरी विदाउट एनी डिले। इससे पहले कि हम उनकी साइकोएनालिटिक थ्योरी पढ़ें, चलिए जानते हैं कि कैरन हॉर्नी कौन थी। बेसिकली कैरन हॉर्नी जो हैं, जिनका पूरा नाम है कैरन डेनियल्सन हॉर्नी, और शी वॉज बॉर्न इन एल्बेक, जो कि एक स्मॉल टाउन इन हैम्बर्ग जर्मनी। एंड उनका जन्म कब हुआ था? सितंबर 15, 1885 में। एंड फ्रेंड्स, इनके कुछ चाइल्डहुड के बारे में जानते हैं। इनका चाइल्डहुड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। इनका चाइल्डहुड बहुत डिप्रेस था, वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनको बहुत एनवी रहती थी कि उनके पेरेंट्स उनके बिग ब्रदर को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। और यही कारण था कि वो 13 साल की उम्र में वो डॉक्टर बनना चाहते थे। बट उस टाइम जर्मनी में फीमेल्स को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना अलाउड नहीं था। बट बाय द टाइम वो 16 ईयर्स की हुई, तब लॉस चेंज हो चुके थे और उस टाइम उनको एडमिशन मिल गया मेडिकल कॉलेज में, और वो फर्स्ट वुमेन हुई जर्मनी की जिन्होंने मेडिसिन पढ़ी। एंड उनका साइकोलॉजी का करियर कैसे बिगन हुआ? उन्होंने साइकोलॉजी में के एनालिसिस के लिए उन्होंने कार्ल अब्राहम के साथ काम किया। सबसे फर्स्टली कार्ल अब्राहम कौन थे? जो सिगमंड फ्रॉइड के क्लोज एसोसिएट थे, जिन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के बहुत क्लोजली काम किया था। उनके साथ उन्होंने अपनी काम करना शुरू किया। एंड इन 1950 उन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश करी, जिसमें कि उन्होंने अपने न्यूरोसिस और ह्यूमन ग्रोथ के बारे में बताया, और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था। और उन्होंने इसी बुक में न्यूरोसिस के बारे में बताया, अपनी ये जो कैरन की साइकोएनालिटिक थ्योरी है उसके बारे में बताया उन्होंने। एंड उसी बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज की फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी, क्योंकि उनका मानना था कि फ्रॉइड की जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है, जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, सिर्फ उस बेसिस से पर्सनालिटी डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। तो उन्होंने अपने साइकोएनालिटिक थ्योरी बनाई, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने माना, उनका एजम्पशन था कि सोशियो कल्चरल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की पर्सनालिटी डेवलप करने में। स्पेशली जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहते हैं, दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग दी पर्सनालिटी। उनका मानना था जो भी बचपन के अनुभव होते हैं, वो किसी का भी व्यक्तित्व उभारने में या लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नाउ people who do not have their needs for love and affection satisfied during childhood develop a basic hostility toward their parents, and as a consequence they suffer from basic anxiety. उनका मानना था कि जिन बच्चों को लव अफेक्शन प्यार नहीं मिलता है बचपन में, तो उनको एक तरह की हॉस्टिलिटी, एक तरह का एंगर अपने पेरेंट्स के प्रति रहता है, जिसके कारण वो एक बेसिक एंजाइटी से सफ़र करते हैं। उन्होंने माना कि कुछ कॉजेस हैं बेसिक एंजाइटी के, जो कि हो सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डोमिनेशन बाय पेरेंट और सिबलिंग्स, इनडिफरेंस और इरेटिक बिहेवियर, जैसे कि लड़का और लड़की में भेदभाव, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द चिल्ड्रन इंडिविजुअल नीड्स, जब पेरेंट्स बच्चे की नीड्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लैक ऑफ रियल गाइडेंस नहीं करते हैं, डिस्पैरेजिंग एटीट्यूड डिफरेंट रखते हैं बॉयज़ गर्ल्स या डिफरेंट सिबलिंग्स में, टू मच एडमिरेशन और एब्सेंस ऑफ इट, मतलब बिल्कुल ही तारीफ़ नहीं करते अपने बच्चों की जब कुछ करते हैं, या ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं। तब अ लैक ऑफ रिलायबल वार्मथ, जब बच्चे को अपने पेरेंट्स के ऊपर रिलायबिलिटी नहीं होती, ट्रस्ट नहीं होता है, तब उनको एंग्जाइटी होती है। हैविंग टू टेक साइड्स इन पेरेंटल डिसएग्रीमेंट्स, और जब बच्चों को अपने पेरेंट्स के बीच में चूज़ करना पड़े, जैसे कि डिवोर्स केसेस में, टू मच और टू लिटिल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर प्रोटेक्शन, आइसोलेशन फ्रॉम अदर चाइल्ड, इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन और अनकैप्ड प्रॉमिस एंड हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर। हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर मतलब जो एटमॉस्फेयर है घर का, वो अच्छा नहीं है, जिसमें कि डेवलपमेंट हो, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो, एग्रेशन हो। ऐसी कंडीशंस जो क्या करती हैं, एक बेसिक एंग्जाइटी एक इंडिविजुअल में पैदा कर देती है, जो कि एक पर्सनालिटी को खराब कर सकती हैं। ऐसा कैरन हॉर्नी का
मानना था। नाउ कैरन हॉर्नी ने बताया कि बेसिक एंजाइटी को सॉल्व करने के लिए या उनसे डील करने के लिए कुछ फंडामेंटल स्टाइल्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय करता है। जैसे कि एक स्टाइल है मूविंग टुवर्ड द पीपल, मतलब वो पीपल की तरफ मूव होता है, क्यों? ताकि अपनी हेल्पलेसनेस को कम कर सके। दूसरा स्टाइल है मूविंग अगेंस्ट द पीपल, मतलब लोगों के अगेंस्ट में चले जाना। थर्ड वन इज मूविंग अवे फ्रॉम द पीपल, उनसे दूर चले जाना। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में यूज एनी ऑफ दिस मोड्स रिलेटिंग टू द पीपल, कोई भी इंडिविजुअल नॉर्मली इनको यूज करता है समय समय पे लोगों के अनुसार, लोगों के काम देख के। जैसे कि जब आपको लगता है कि आपको कोई प्यार करता है तो आप उसके प्रति मूव होते हो, जब आपको लगता है कि कोई आपको प्यार नहीं करता है तो आप उससे अवे जाना पसंद करते हो। और अगर आपको कोई मारना चाहता है, आपको लगता है गुस्सा करना चाहता है, तो आप उनके अगेंस्ट में हो जाते हो। ये कुछ नॉर्मल फंडामेंटल स्टाइल्स हैं। बट न्यूरोटिक्स जो होते हैं दे कंपेल टू रिजिडिटली रिलाई ओनली ऑन वन, वो क्या है, एक ही फंडामेंटल स्टाइल पे स्टिक हो जाते हैं। जैसे कि उनके अगर स्टिक हो गया मूविंग टुवर्ड द पीपल, मतलब अगर आपको कोई मार भी रहा है वो आदमी तो भी आप उसके प्रति ही झुके जा रहे हो। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस में होता है, जैसे कि कोई एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत मारता है बट फिर भी उसके साथ ही वो रहना पसंद करती है। तो ऐसे कुछ न्यूरोसिस केस हो जाते हैं, इनको बोलते हैं। तो न्यूरोसिस क्या है, कंप्लीटली एक ही फंडामेंटल स्टाइल पे चिपक जाना, रिजिड हो जाना, इसको बोलते हैं फंडामेंटल। ये न्यूरोटिक्स फिर हो जाता है, न्यूरोसिस ऐसे लोगों को हो जाता है। ना हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ना, कैरन हॉर्नी ने 10 न्यूरोटिक नीड्स बताई हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैं डिस्कस करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, द फर्स्ट वन जो मैंने बताया था, नीड दैट मूव्स टुवर्ड द पीपल, वो नीड जो आपको दूसरों के प्रति रुख बनाने में मदद करती है। उनकी नीड्स क्या होती हैं, जब हमें एफर्मेशन या एक्सेप्टेंस, जब किसी इंसान को एफर्मेशन चाहिए होता है, एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, तब हमें उस इंसान के प्रति, उन लोगों के प्रति झुकाव होता है। तो ऐसे लोगों की क्या नीड्स होती हैं, दे आर क्लिंगी एंड दे सीक अप्रूवल, उनको अप्रूवल चाहिए होता है क्योंकि उनको शायद बचपन में वो प्यार नहीं मिला होता है, तो हमेशा वो उस प्यार के लिए, उस लव के लिए तरसते रहते हैं। और सेकंड इज द नीड दैट मूव यू अवे फ्रॉम द अदर, जो सेकंड है कि जो आपको दूर रखती है दूरों से। क्यों? क्योंकि दिस न्यूरोटिक नीड्स क्रिएट हॉस्टिलिटी एंड एंटी सोशल बिहेवियर, ये न्यूरोटिक नीड्स जो है एंटी सोशल बिहेवियर क्रिएट कर देती है एंड इंडिविजुअल को बहुत कोल्ड, इनडिफरेंट और अलूफ बनाते। आपने देखे होंगे कुछ लोग बहुत इनसेंसिटिव होते हैं, उन्हें किसी का दर्द समझ नहीं आता है, वो बड़े ठंडे किस्म के होते हैं, आप बोलते भी अरे इसको तो कुछ फील नहीं होता है, फीललेस होता है, क्योंकि शायद उनके बचपन में उन्होंने ऐसा अनुभव किया हो जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो गई है, जिससे कि वो अपने आप को लोगों से दूर रखना पसंद करते हैं। उनकी ऐसी नीड डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। नाउ थर्ड वन इज द नीड दैट मूव यू अगेंस्ट द अदर्स, ऐसी नीड जो आपको बिल्कुल विरोधी बना देते हैं दूसरों से, उसमें भी क्या हॉस्टिलिटी होती है। एंड अ नीड टू कंट्रोल अदर पीपल, उनकी होती है कि वो दूसरे लोगों को कंट्रोल करें। एंड दीज इंडिविजुअल्स आर ऑफन डिस्क्राइब एज डिफिकल्ट, डोमिनेटिंग एंड अनकाइंड, ऐसे लोगों को देखा गया है बहुत डिफिकल्ट टू डील, बोलते नहीं तो बहुत इम्पॉसिबल है इससे बात करना, बहुत डोमिनेंट है, बहुत अनकाइंड है, बिल्कुल भी दयालु नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बचपन में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि उनको एक नीड महसूस होती है कि वो कंट्रोल करे दूसरे लोगों को। तो फ्रेंड्स, इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में सारी ये इनकी 10 न्यूरोटिक नीड्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ हम पढ़ते हैं 10 न्यूरोटिक नीड जो कि कैरन हॉर्नी ने दी हैं। नाउ उनका मानना था, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल जो है इन 3 स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते थे, टुवर्ड, अवे और अगेंस्ट अदर्स। नाउ सो व्हाट इट मेक्स दैट कॉपिंग स्ट्रेटजीज न्यूरोटिक, इन स्ट्रेटजीज को न्यूरोटिक क्यों कह देते हैं? तो हॉर्नी का मानना था कि जब हम इन स्ट्रेटजीज को ओवर यूज करने लग जाते हैं इन वन और मोर इंटरपर्सनल स्टाइल,
तब ये न्यूरोसिस का रूप ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट न्यूरोटिक नीड हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट न्यूरोटिक नीड इज द नीड फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल। इसमें क्या होता है, देयर इज अ डिजायर टू बी लाइक्ड। आप चाहते हैं कि आपको पसंद किया जाए। एक इंसान ये चाहता है, उसकी सारी दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि दूसरों को प्लीज़ किया जाए एंड टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर, वो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे, ऐसी नीड। नाउ पीपल विद दिस टाइप ऑफ नीड आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू रिजेक्शन एंड क्रिटिसिज्म एंड फियर द एंगर और द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स। अब ऐसे लोगों को क्या होता है, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती है, वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनको डर रहता है कि कोई उनकी तरफ गुस्सा ना हो, उनकी तरफ हॉस्टाइल ना हो। तो उनकी न्यूरोटिक नीड क्या रहती है, फॉर द अफेक्शन एंड अप्रूवल। ना अफेक्शन और अप्रूवल सबकी नीड होती है, आपकी भी होती है, मेरी भी होती है, मगर ये ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस एक लेवल तक मीट की जा सकती है, मगर सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल धिक्कार रहा है, बट फिर भी आप उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट करना चाहते हो, हैं वो आपको मार रहा है, फिर भी आप चाहते हो कि उसका अप्रूवल मिले, अफेक्शन मिले, तो ये एक न्यूरोसिस का रूप ले लेती है। Next is the neurotic need for a partner who will take ओवर्स वंस लाइफ। ना इसमें भी यही है कि सबको पार्टनर चाहिए होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर ही सेंटर ऑफ द लाइफ बन जाए। तो इस नीड में ये क्या होता है कि उसको ही सेंटर बना देते हैं, एक बिंदु बना देते हैं अपने लाइफ का, कि बस यही है जो हमारी पूरी लाइफ को टेक ओवर कर लेगा। एंड उसमें एक डर रहता है टू बी अबेंडेंड बाय द पार्टनर, उनको डर रहता है कि हमारा पार्टनर हमें कहीं छोड़ के ना चला जाए, और बहुत एग्जैगरेटेड इम्पोर्टेंस दी जाती है उसमें, चाहे वो पार्टनर उसको मार रहा हो, पीट रहा हो, बट फिर भी उसके साथ ही रहना है। तो ये एक एग्जैगरेटेड नीड जब बन जाती है, तब ये न्यूरोसिस का रूप ले लेती है। Now next is the neurotic need to restrict one's life within the narrow borders. Now narrow borders का यहाँ क्या मतलब है कि अपने आप को बहुत तुच्छ समझना, मतलब बिल्कुल आप चाहते हो कि लो प्रोफाइल प्ले करें, अपना आप को अननोटिस्ड ही रखें। वो लोग बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं होते, जितना है उतने से ही बहुत खुश रहते हैं, अपने टैलेंट को बिल्कुल महत्व नहीं देते, अंडर वैल्यू करते हैं, और दूसरों के लिए ज़्यादा महत्वता, ज़्यादा वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूरोटिक नीड फॉर द पावर। कुछ लोग जो न्यूरोटिक नीड क्या होते हैं, उनकी पावर की भूख रहती है, उन वो जो लोग वो स्ट्रेंथ को बहुत प्रेज करते हैं, वो वीकनेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं पीपल को। क्यों? क्योंकि उनको खुद की पर्सनल लिमिटेशंस का डर होता है, वो नहीं चाहते कि हेल्पलेसनेस फील हो या अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस ऐसी है। हो सकता है बचपन में उन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशंस देखी हो जो उनके हाथ से निकल गई हो, कंट्रोल में ना रही हो, तो उनकी पर्सनालिटी में ऐसा न्यूरोसिस आ गया कि उनको एक पावर की भूख है, जिससे वो सिचुएशंस को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और डोमिनेट करना चाहते हैं ऑन दी अदर्स पीपल। तो नेक्स्ट इज दी न्यूरोटिक नीड टू एक्सप्लॉइट अदर्स। एक्सप्लॉइट अदर्स इसमें क्या है, हो सकता है कि बचपन में उनको एक्सप्लॉइट इतना किया गया हो कि उनकी एक नीड बन गई कि वो एक्सप्लॉइट करें, वो मैनिपुलेटिव हो जाए और उनसे कुछ ना कुछ गेन कर सके विद एसोसिएशन विद अदर पीपल, उनको ऐसा, और उनसे अपने ऑब्जेक्टिव्स निकाले जाए, जैसे कि पावर, मनी, सेक्स, कुछ भी हो सकता है। उनका कोई भी रिलेशन इसलिए होता है कि वो किसी को एक्सप्लॉइट कर पाएँ। द नेक्स्ट इज द न्यूरोटिक नीड फॉर द प्रेस्टीज। कुछ लोगों की न्यूरोटिक नीड इतनी होती है कि उनको पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए होती है, उनको तारीफ चाहिए होती है, एक्लेम चाहिए होता है, उनको मटेरियल पोजेशंस चाहिए होते हैं, उनको पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट्स चाहिए होती हैं, एंड लव्ड वंस आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द प्रेस्टीज वैल्यू, और वो अपने लव्ड वंस को भी प्रेस्टीज वैल्यू से तोलना पसंद करते हैं। नाउ इन लोगों को क्या होता है, दे हैव अ फियर ऑफ पब्लिक एम्बेरसमेंट एंड अ लॉस ऑफ सोशल स्टेटस। आपने कुछ लोगों को कहता हुए सुना होगा, ये तो हमारी बहुत इज्जत की बात है, मेरी तो इज्जत खराब हो गई, मतलब छोटी सी चीज़ में भी उनको लगता है कि हमारी इज्जत खराब हो गई है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रेस्टीज जो है एक न्यूरोटिक नीड बन जाती है, जब वो बहुत ज़्यादा एक्सेस
हो जाती है। तो नेक्स्ट इज द न्यूरोटिक नीड फॉर पर्सनल एडमिरेशन ना, कुछ लोगों को इतनी पर्सनल एडमिरेशन चाहिए होती है कि नार्सिस्टिक बन जाते हैं एंड उनकी बहुत एग्जैगरेटेड सेल्फ परसेप्शन होती है, मतलब खुद की ही तारीफ इतना करना पसंद करते हैं, उनकी खुद की इमेजिन सेल्फ व्यू होती है एंड दे वांट टू बी एडमायर्ड ऑन दैट बेसिस, एंड वो चाहते हैं कि सब उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तारीफ करें और एडमायर करें। द नेक्स्ट न्यूरोटिक नीड इज फॉर द पर्सनल अचीवमेंट, इन अचीव करना चाहते हैं, इनमें एक्चुअली एक इनसिक्योरिटी रहती है जिसकी वजह से वो और ऊंचा उठना चाहते हैं एंड वो नहीं चाहते कि वो कभी फेल हो। दे हैव अ फियर ऑफ फेलियर, जिसकी वजह से वो निरंतर प्रयास करना पसंद करते हैं और अचीव करना पसंद करते हैं। द नेक्स्ट नीड इज द ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी एंड द इंडिपेंडेंस, मतलब वो उनकी लोनर मेंटेलिटी होती है, वो दूसरों से अपने आप को दूर रखना पसंद करते हैं, डिस्टेंट रखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, लोग एक थर्ड कैटेगरी में जिसमें कि वो अपने आप को अवे रखते हैं, वो नहीं चाहते किसी पे डिपेंडेंट हो, वो खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। आपने कुछ लोग ऐसे अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में भी देखे होंगे, रिलेशनशिप में देखे होंगे, जो किसी पे भी निर्भर नहीं होना चाहते हैं, बहुत आत्मनिर्भर बन के रहना चाहिए, उनकी ये न्यूरोटिक नीड हो जाती है एक्सेस में। द 10th एंड द लास्ट न्यूरोटिक नीड इज फॉर द परफेक्शन एंड द अनसेलेबिलिटी। अनसेलेबिलिटी मतलब ये कॉन्स्टेंटली जो है परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करते रहते हैं, खुद में ही पर्सनल फ्लॉज निकालते रहते हैं, खुद में ही इम्परफेक्शंस ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में परफेक्शन चाहिए होते हैं और वो परफेक्शन की न्यूरोटिक नीड बन जाती है। तो ये थी सारी 10 न्यूरोटिक नीड्स जो कैरन हॉर्नी ने दी एंड कैरन हॉर्नी ने बताया है कि एक कंसेप्ट ऑफ आइडियलाइज सेल्फ इमेज उन्होंने माना, अगर एक बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए डिसिप्लिन का, वार्मथ का, तो ए फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ डिपेंडेंस आती है बच्चे में, एंड जिसकी वजह से उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, मतलब उसको आत्म की अनुभूति होती है कि वो क्या है, कितना है, कहाँ तक है, कैसे रिएक्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर उसको ये प्यार, ये डिसिप्लिन, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाता है, तब उसमें एक स्टेबल सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं बनती है। एंड कैरन हॉर्नी का कहना था कि अगर ये एक स्टेबल सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं बनती है तो जो आइडलाइज्ड सेल्फ इमेज है वो नहीं बन पाती है। और ये जो आइडलाइज्ड सेल्फ इमेज है, मतलब हमें हमारी इमेज पॉजिटिव होनी चाहिए, हमें लगना चाहिए, हमारे पर्सनल बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, हमारी इमेज जो है हमारे आंखों में बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो ये आइडलाइज्ड सेल्फ इमेज जो है बहुत सॉलिडिफाई हो जाती है अगर प्रॉपर डिसिप्लिन, वार्मथ और लव बच्चे को बचपन से ही मिलता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आइडलाइज सेल्फ इमेज हो। अगर ये आइडलाइज सेल्फ इमेज बच्चे की अच्छी डेवलप होती है तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी निखर के आती है, ऐसा कैरन हॉर्नी का मानना था। इसीलिए इन्होंने इसको सोशल साइकोएनालिटिक थ्योरी का नाम दिया। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द कैरन हॉर्नी साइकोएनालिटिक थ्योरी। होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे बताइए आपको ये मेरी वीडियोस कैसे लगती है। थैंक यू।